ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे मौके होते हैं और यूपीएससी में बहुत कम ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें कम एफर्ट करके आप बहुत ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं। और पार्लियामेंट वन ऑफ द ऐसा चैप्टर्स है पूरे यूपीएससी के सिलेबस में जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है। सिर्फ पार्लियामेंट चैप्टर से 2024 के प्रीलिम्स में आधे से ज़्यादा पॉलिटी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते रहते हैं, एनएचआरसी का चेयरमैन का रिटायरमेंट एज 70 है कि 65, ये पढ़ने में उनका ज़्यादा समय जाता है बजाय इसके कि पार्लियामेंट पढ़ लें, बजाय इसके कि फंडामेंटल राइट्स पढ़ लें। सो हम हमारे प्लेटफॉर्म का मेन मकसद यही है कि आपके एफर्ट को रिड्यूस करना है। खास तौर पे वो चैप्टर्स जो बहुत लेंदी तौर पे लिखे हुए हैं लक्ष्मीकांत में, उसका एक तरह से जिस्ट, उसका एक तरह से समरी आपके सामने हम लोग कम शब्दों में, कम पेजेस में आपके सामने रखें, जिससे आपका एफर्ट रिड्यूस हो और आपको रिवीजन में परेशानी ना हो। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए सीधे हम चैप्टर पे चलेंगे, पार्लियामेंट। वेलकम टू टार्क यूपीएससी। ओके। पार्लियामेंट एज वी ऑल नो, सिंपल इसका मतलब है वो बॉडी जो कानून बनाता है। तीन विंग होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या करता है, वो कानून बनाता है, वो लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, वो लॉ को एग्जीक्यूट करता है, कानून को अमल में लाता है। और जुडिशरी क्या करता है, वो कानून को इंटरप्रेट करता है, एडजुडिकेट करता है। ठीक है। सो इंट्रो क्या है इसका। पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा नहीं होता है, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट भी होता है। ये गलती बहुत लोग करते हैं, याद रखिएगा। पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा के अलावा प्रेसिडेंट भी आता है, क्योंकि पूरा पार्लियामेंट्री प्रोसेस आप देखेंगे, जब भी कोई बिल आता है या तो वो राज्यसभा में आएगा या तो वो लोकसभा में आएगा, फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट का एसेंट भी चाहिए होता है उसको। जब तक उसे प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिलेगा वो बिल एक्ट नहीं बन सकता, तो याद रखिएगा। और ये सिस्टम कैसा है, ये सिमिलर टू ब्रिटेन है, सिमिलर टू ब्रिटेन है। क्योंकि ब्रिटेन में जो क्राउन होता है, वहाँ तो प्रेसिडेंट होता नहीं है, तो वहाँ का जो क्राउन है वो भी पार्लियामेंट का पार्ट होता है, तो हमने वहाँ से वो लिया है। लेकिन ये डिफरेंट फ्रॉम यूएसए है। यूएसए का जो प्रेसिडेंट होता है वो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर नहीं होता है, वहाँ कंप्लीट सेपरेशन होता है। देयर एग्जीक्यूटिव इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर। वहाँ जो है कि जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका से नहीं ली हुई होती है, वो अलग होती है। पूरा स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता है। ठीक है। और पार्ट 5 में ये मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। 79 से 122 आर्टिकल्स में ये डील करता है। तो आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा और लोकसभा होते हैं, मैं सिर्फ वो बातें बताऊंगा, आई विल नॉट बीट अराउंड द बुश। सिर्फ वो बातें बताऊंगा जहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। बाकी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं लक्ष्मीकांत में, स्टैंडर्ड बुक्स में, वो उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए आपको। अगर आपको एग्जाम निकालना है, आपको मिनिमम एफर्ट के साथ मिनिमम चीजें पढ़ के आपको एग्जाम क्लियर करना है। राज्यसभा होता है, राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 हो सकता है, जिसमें 238 जो है इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, 12 जो है नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। और वो कौन से फील्ड से नॉमिनेट करता है, आर्ट, लिटरेचर, ऐसे फील्ड से वो नॉमिनेट करता है। एट प्रेजेंट राज्यसभा का मेंबरशिप 245 है, जिसमें 233 इलेक्टेड है, जिसमें 229 स्टेट से हैं, 4 यूटी से हैं और 12 नॉमिनेटेड है। याद रखिएगा। स्टेट वाइज एलोकेशन कहाँ दिया हुआ है, ये शेड्यूल 4 में दिया हुआ है। शेड्यूल्स बहुत फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, इसको आपको छोड़ के नहीं जाना है, शेड्यूल 4 में दिया हुआ है। कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा, वैसे ही लोकसभा है जिसको हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं। 552 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, जिसमें 530 मेंबर्स स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, 20 मेंबर्स यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और 2 एंग्लो इंडियंस पहले रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन 104th अमेंडमेंट के बाद इसे हटा दिया गया है। 104th अमेंडमेंट के बाद इसे हटा दिया गया। अमेंडमेंट्स भी यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, याद रखिएगा। अमेंडमेंट से हटा दिया गया है। जो रिजर्वेशन था एस सी एस टी का, वो कंटिन्यू किया गया है 10 साल के लिए, लेकिन एंग्लो इंडियंस वाला हटा दिया गया है। प्रेजेंटली लोकसभा की स्ट्रेंथ जो है वो 543 है, विच एक्सप्लेन्स वाई जो मेजोरिटी होती है सरकार बनाने की, वो 272 होती है। याद रखिएगा। राज्यसभा में इलेक्शन कैसे होता है, सबको पता है। राज्यसभा में इलेक्शन, राज्यसभा क्या होता है, राज्यसभा वो एक ऐसी बॉडी होती है जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। वो स्टेट्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, वो राज्यों के हितों का एक तरह से नुमाइंदगी करता है। तो इट इज इलेक्टेड बाय, दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। उनका इलेक्शन कैसा होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट। याद रखिएगा। लोकसभा का इलेक्शन कैसा होता है, डायरेक्ट। राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है, इनडायरेक्ट। राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो एमएलएज होते हैं, नॉट एमएलसीज, जो एमएलएज होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। और वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में।
डायरेक्ट नहीं होता है, वो इनडायरेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन का एक फॉर्म होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम आगे पढ़ेंगे। वो ऐसा होता है कि कैंडिडेट जो है, जो वोट कर रहा है, वो किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को ना वोट करते हुए किसी एक पार्टी को वोट करता है। और वो पार्टी जो है, कितने जितने परसेंटेज ऑफ उस पार्टी को मिलेंगे, उतने सीट्स, उतने ही इक्वेशन में उतने ही कोरेस्पॉन्डिंग सीट्स वो एक लिस्ट जारी करता है, और वहां से वो मेंबर्स जो है राज्यसभा में चुने जाते हैं। यूटीज में ध्यान रखिएगा, यूटीज में एमएलएज नहीं वोट करते हैं, यहाँ स्पेशली एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। यही देखिए, यही सब कंफ्यूजन के पॉइंट्स होते हैं। आपको लगेगा कि नहीं, यूटी के जो होते हैं राज्यसभा मेंबर्स, वो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ही करते होंगे, लेकिन यहाँ स्पेशली एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, याद रखिएगा। तो ये हो गया राज्यसभा का काम। इलेक्शन ऑफ लोकसभा सबको पता होता है, ये जो है कि डायरेक्ट डायरेक्ट इलेक्शन से होता है। सीट एलोकेशन टू दिस सेज दैट यूनिफॉर्मिटी बिटवीन स्टेट्स एंड बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंसी विद इन द स्टेट इज मेंटेन। जाहिर सी बात है कि जो नंबर ऑफ सीट्स डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं, वो इस तरह से होंगे कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेट जो है दूसरे स्टेट से कमतर ना हो, मतलब वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं है कि सबको एक नंबर ऑफ सीट दे दी जाए, बल्कि उसका पॉपुलेशन कितना है, उसकी डेमोग्राफी कितनी है, ये सब चीजें ध्यान में रखी हुई की जाती हैं। और सिर्फ ना ना सिर्फ इंटर स्टेट, बल्कि इंट्रा स्टेट भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें 10,000 लोगों का पर एक सीट है, दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में उसी स्टेट में 10 लाख लोगों पर एक सीट है, ऐसा नहीं हो सकता। और वो कैसे मेंटेन होता है? नंबर ऑफ सीट्स अपन पॉपुलेशन का जो रेशियो है, वो सेम होना चाहिए हर स्टेट के लिए। वो सेम होना चाहिए हर स्टेट के लिए। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? अगर स्टेट की पॉपुलेशन 6 मिलियन से कम है, तो ये एक्सेप्शन हो जाएगा। यही सब 6 मिलियन को 5 मिलियन करके गलत स्टेटमेंट बना देगा, ये सब ध्यान दीजिएगा। और ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज सच दैट द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूंसी एंड सीट अलॉटेड टू दैट स्टेट रिमेन्स द सेम। मतलब इंट्रा स्टेट भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। और इंटर स्टेट भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ताकि एक स्टेट दूसरे स्टेट के बजाय के तुलना में वो कमतर ना हो या ज्यादा ना हो, सुपीरियर ना हो, ना तो इंफीरियर हो। और एक पर्टिकुलर स्टेट में एक कॉन्स्टिट्यूंसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी से इंफीरियर सुपीरियर ना हो, दोनों सेम पेडेस्टल पर हो। और वो कैसे मेंटेन होगा? रेशियो सेम करके। तो ऐसे होगा इलेक्शन टू लोकसभा। रीएडजस्टमेंट एंड रिजर्वेशन, कॉन्स्टिट्यूशन में बात लिखी हुई है कि हर सेंसस के बाद पार्लियामेंट जो है नंबर ऑफ सीट्स और जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनके उनके बाउंड्रीज का रीएडजस्टमेंट करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखा हुआ है, जिसकी वजह से जो पार्लियामेंट ने, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ये पावर दिया हुआ है कि वो डिलिमिटेशन कमीशन फॉर्म करेगा। तो पार्लियामेंट ने अभी तक 4 डिलिमिटेशन कमीशन फॉर्म किए हैं। अभी तक 4 डिलिमिटेशन कमीशन फॉर्म किया, और यही क्वेश्चन 2024 प्रीलिम्स में आया था। लेकिन हम सबको पता है कि जो पॉपुलेशन डेमोग्राफी है, वो स्टेट, जो सदर्न स्टेट्स हैं, उन उन लोगों ने अपने पॉपुलेशन को अच्छे से कंट्रोल किया था। तो अगर ऐसा सब कुछ पॉपुलेशन के ही बेसिस पर होता, हर सेंसस के आधार पर सीटों का एलोकेशन होता, तो नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स के पास बहुत ज़्यादा सीट्स हो जाते हैं एज कंपेयर टू दक्षिण के जो स्टेट्स हैं। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में एंड लेटर 84th अमेंडमेंट एक्ट में जो डिलिमिटेशन है, वो 2026 तक वो बैन कर दिया गया। यानी 1971 का सेंसस को फिक्स कर दिया गया कि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो चेंज नहीं होंगी। जो टेरिटोरियल, जो स्टेट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उनकी बाउंड्रीज चेंज हो सकती हैं, वो लेकिन नंबर ऑफ सीट्स चेंज नहीं होंगी। रीएडजस्टमेंट एंड रेशनलाइजेशन ऑफ टेरिटरीज विद इन द स्टेट प्लस रिजर्वेशन टू एससीज एंड एसटीज आर पर एज पर 2001 सेंसस। ध्यान दीजिएगा, जो विद इन द स्टेट जो टेरिटरीज हैं, उनका बाउंड्री और रिजर्वेशन वो 2001 के सेंसस के आधार पर होता है, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 1971 के सेंसस के आधार पर होता है। ये ध्यान दीजिएगा ये बात। तो ये ध्यान देने वाली बात है। एफपीटीपी और पीआर सिस्टम, दो दो सिस्टम ऑफ इलेक्शन होते हैं। मैंने पहले ही बताया था। एफपीटीपी में क्या होता है? आप किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं। जैसे लोकसभा का इलेक्शन होता है हमारे स्टेट में, तो हम हमारे कंट्री में लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, तो हर हर बंदा जो लोकसभा के लिए वोट कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए वोट कर रहा है, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो वहाँ जो है कि इंडिया में एफपीटीपी कहाँ फॉलो होता है? लोकसभा के इलेक्शन में फॉलो होता है, और स्टेट असेंबली के इलेक्शन में फॉलो होता है। ये जो है कि एफपीटीपी होता है। और एफपीटीपी में क्या होता है कि
फर्स्ट पास द फोर्थ सिस्टम का मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर कोटा रीच करना है। चार लोग लड़ रहे हैं, चारों में से जो सबसे ज्यादा होगा वो विजेता घोषित कर दिया जाएगा। अब वो जरूरी नहीं है कि वो ही इज दी मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक एक पर्टिकुलर पार्टी को सीट्स बहुत ज्यादा आ गई लेकिन उसका वोटिंग परसेंटेज कम रह गया। जैसे 2014 के इलेक्शंस में बीजेपी को अराउंड 31% सीट मिला था, लेकिन बीजेपी को 31% वोट शेयर मिला था, लेकिन सीट्स कितने मिले, सीट्स एबव 290 मिले थे। तो ये जो है कि दिखाता है कि एफपीटीपी सिस्टम में जो सीट्स और वोटिंग शेयर में एनोमली हो सकती है, लेकिन वो नहीं होगी कहाँ, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में नहीं होगी, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में हम किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट नहीं करते हैं, हम पार्टी को वोट करते हैं। देयर एंटायर कंट्री इज ट्रीटेड एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी। और वहां जो है कि आप एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट करते हैं, और जितने परसेंटेज ऑफ वोट्स वो पार्टी सिक्योर करेगी उतने ही परसेंटेज वो सीट सिक्योर करेगी। तो ये डिफरेंस होता है पीआर सिस्टम और एफपीटीपी सिस्टम में। वहां जो एक कोटा रीच करना होता है, वहां मतलब ऐसा नहीं है कि चार में से जो सबसे ज्यादा वो विजेता घोषित कर दिया गया, ऐसा नहीं है। तो एफपीटीपी सिस्टम में कहाँ कहाँ यूज होता है इंडिया में? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है, वीपी के इलेक्शन में होता है, राज्यसभा के इलेक्शन में होता है, याद रखिएगा। लोकसभा में और स्टेट असेंबली के इलेक्शन में एफपीटीपी सिस्टम होता है, याद रखिएगा ये बात। ड्यूरेशन ऑफ द हाउस, राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, याद रखिएगा। 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी 2 इयर्स। और टर्म ऑफ ऑफिस 6 होता है। ये और ये ध्यान दीजिएगा, ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, ये पहले दो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, लेकिन ये वाली चीज आरपीए में लिखा था। यही सब बजाएगा, यही सब क्वेश्चन बनाने के तरीके होते हैं। ये बोल देगा कि टर्म ऑफ ऑफिस इज 6 साल एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नो, एज पर आरपीए एक्ट, आरपीए में कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि पार्लियामेंट ये बताएगा कि कितना टर्म होगा। तो पार्लियामेंट ने आरपीए एक्ट बनाया और उसमें जो है कि बोला कि राज्यसभा के मेंबर्स का टर्म जो है वो 6 साल होगा, लेकिन 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 इयर्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बात लिखी हुई है। लोकसभा का हमको पता होता है 5 इयर्स फ्रॉम फर्स्ट मीटिंग, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट मीटिंग से 5 साल होता है। प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो डिसॉल्व अर्लियर, बिल्कुल प्रेसिडेंट के पास पावर होता है डिसॉल्व करने का। कैन बी इंक्रीज बाय 1 ईयर एट ए टाइम एंड एनी नंबर ऑफ टाइम इन नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के टाइम में एक एक साल करके, एक बार में एक साल करके उसको कितनी ही बार इंक्रीज किया जा सकता है, याद रखिएगा ये बात। और नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कौन करता है? प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन, लोकसभा की क्वालिफिकेशन सबको पता होता है। 25 होना चाहिए आपका, आपकी उम्र। आप भारत के नागरिक होने चाहिए। एंड एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट एंड द आरपीए मस्ट बी एन इलेक्टर। कहीं आप इलेक्टर होने चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में, पूरे इंडिया में। राज्यसभा का एज कितना होता है? 30। इंडियन सिटीजन होने चाहिए आप। रूल फॉर बीइंग इलेक्टर ऑफ दैट स्टेट टू कंटेस्ट राज्यसभा सीट वाज डन अवे विद इन, मेरे ख्याल से 2002 में ये डन अवे कर दिया गया था। कहने का मतलब ये कि पहले क्या होता था कि अगर आप राज्यसभा में किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से चुने जाते हैं तो आपको उस स्टेट का इलेक्टर होना पड़ेगा, लेकिन ये डन अवे विथ कर दिया गया था, मतलब इस प्रोविजन को हटा दिया गया था 2002 के बाद। उसके बाद अभी जो है कि आप अगर पूरे इंडिया में कहीं भी इलेक्टर हैं तो आप किसी भी स्टेट की नुमाइंदगी कर सकते हैं राज्यसभा में। जैसे अगर मैं गलत नहीं हो तो, जनरली सही ही हो, मतलब जो मनमोहन सिंह थे हमारे, जो पूर्व प्रधानमंत्री, जिनकी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अभी निधन हो गया था उनका, वो राज्यसभा की नुमाइंदगी, राज्यसभा में जो है कि कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी नुमाइंदगी करते थे आसाम के लिए। आसाम की वो नुमाइंदगी करते थे, रिप्रेजेंट करते थे आसाम को, जबकि वो रहने वाले पंजाब के थे। तो याद रखिएगा, तो ये प्रोविजन हटा दिया गया था 2002 में। डिस्क्वालिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी का फेवरेट है ये। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत फेवरेट है, और प्री में भी पूछा जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके का डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजंस हैं, और आरपीए एक्ट में किस तरीके के डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजंस हैं, दोनों अलग अलग देखना है, दोनों को साथ में नहीं देखना है। वो बजा सकता है, वो बोल देगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो बोल देगा अंडर आरपीए, तो ध्यान देना है ये सब बातें। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली बात है, अगर आपकी कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप अगर ओन करते हैं, या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या, कि मतलब गवर्नमेंट के अंदर आप बेनिफिशियरी, आप एक गवर्नमेंट के बेनिफिशियरी हैं। तो जब आप एक गवर्नमेंट के बेनिफिशियरी होंगे तो यानी आप एग्जीक्यूटिव की महिमा होगी आप पर। तो आप जब लेजिस्लेचर में काम करेंगे तो ऐसा माना जा सकता है कि आप एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस में काम करेंगे, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइन नहीं है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। डुअल सिटीजनशिप नहीं होना चाहिए, मतलब सिंगल सिटीजनशिप होना चाहिए। आप कहीं और का सिटीजनशिप एक्वायर कर लिए तो वहां से भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट, पागल,
हैं आप, या आप बैंकरप्ट हो गए। तो ये सब चीजें, हालांकि बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी में थोड़ा सा अंतर होता है, मैंने इंटरचेंजेबली इसको बोल दिया है। वो जब इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ेंगे तो बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी में अंतर क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो आप अनसाउंड माइंड नहीं होने चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, और बाई पार्लियामेंट। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बात लिखी हुई है कि बाकी बेसिक चीजें हम बता दे रहे हैं, बाकी पार्लियामेंट तुम देख लेना, स्पेसिफिक चीजें और किस तरह की से डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है पार्लियामेंट तुम देख लेना। तो पार्लियामेंट ने यही आरपीए 1951, ये 1951 वाला है, ये 50 वाला नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 50 वाले में तो सिंपल एलोकेशन और डिलिमिटेशन और क्वालिफिकेशन की बात की गई है, लेकिन डिसक्वालिफिकेशन की बात 1951 वाले में की गई है। तो करप्ट प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। कन्विक्शन फॉर मोर देन 2 इयर्स, अगर आप किसी भी जुर्म में अगर 2 साल के लिए, 2 साल से ज्यादा आपको सजा हो जाती है, तब आप जो है कि 6 साल के लिए आप लड़ नहीं सकते, जो कि हुआ था आप लालू प्रसाद यादव के साथ। अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी के साथ भी हुआ था, लेकिन उनको फिर बाद में रीइंस्टेट कर दिया गया था। अगर आप एक्सपेंस, जो इलेक्शन का एक्सपेंस है वो लॉन्च करना भूल गए, या फिर ज्यादा वो कर दिए स्पेंड, फॉल्स एफिडेविट आप दे दिए इलेक्शन कमीशन को, गॉट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, और ये मोर देन 25%, आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कोई मिल गया और जिसमें आपका शेयर जो है मोर देन 25% है, तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। प्रोमोटिंग एनमिटी और सोशल क्राइम, अनटचेबिलिटी फैला रहे हैं, डाउरी प्रमोट कर रहे हैं, तब भी आप जो है कि डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और 10 शेड्यूल में, जो कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से ये ऐड किया गया था, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, जिसके 4 केसेस होते हैं। अगर आपने वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप को गिव अप कर दिया, अगर आपने अपने पॉलिटिकल पार्टी जो जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं उसने विप जारी किया, और उसने जो है आपने जो है कि उस पार्टी के अगेंस्ट वोट कर दिया। इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइन से पॉलिटिकल पार्टी, इंडिपेंडेंट मेंबर, भाई इंडिपेंडेंट बोल के तुम आए हो और उसके बाद तुम नहीं ज्वाइन कर सकते, अगर ज्वाइन करोगे तो यहाँ जो है कि अब डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और नॉमिनेटेड मेंबर को मौका होता है कि भाई 6 महीने तक ज्वाइन करना है कर लो, 6 महीने के बाद नहीं ज्वाइन कर सकते, तो 6 महीने के बाद अगर ज्वाइन करेगा तो तुम भी जो है कि डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और अर्लियर स्प्लिट अलाउड था, स्प्लिट मतलब अगर 1/3 मेंबर्स किसी पार्टी के बोल देंगे कि हम स्प्लिट करना चाहते हैं, तो पहले ये अलाउड था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया, ये प्रोविजन को हटा दिया गया। और ये डिसाइड कौन करता है? एंटी डिफेक्शन लॉ वाले एंटी डिफेक्शन लॉ की मैं बात कर रहा हूँ, एंटी डिफेक्शन लॉ वाले प्रोविजन जो है वो स्पीकर डिसाइड करता है। और बाकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एडवाइस भी सीख कर सकता है इस केस में। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ वाली चीजें कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर। ये ओपन टू जुडिशियल रिव्यू है, याद रखिएगा। कीहोटो होलोहान केस में बोला गया था कि ये ओपन टू जुडिशियल रिव्यू है। नो टाइम लिमिट, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, टाइम लिमिट नहीं है स्पीकर के लिए, इसीलिए तो स्पीकर का जो है कि रोल जो होता है एंटी डिफेक्शन लॉ में बहुत स्कैंडर में रहता है, बहुत कंट्रोवर्सी में रहता है। तो टाइम लिमिट नहीं है, ये याद रखिएगा डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। तो ये हो गया डिस्क्वालिफिकेशन। प्रेसाइडिंग ऑफिसर मतलब कौन कौन ऑफिसर होते हैं पार्लियामेंट में? तो स्पीकर सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट। स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम एमंग इट्स ओन मेंबर्स, जाहिर सी बात है। डेट फिक्स बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल, ये सब ध्यान दीजिएगा, यही सब क्वेश्चन पूछता है, कौन फिक्स करेगा डेट स्पीकर का? तो वो जो है कि प्रेसिडेंट करेगा। और स्पीकर के बारे में एक बात याद रखिएगा कि वो जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व होता है तुरंत वो नहीं खत्म होता है, तुरंत वो उसका जो है कि पोस्ट नहीं खत्म होता, न्यूली इलेक्टेड लोकसभा की पहली मीटिंग के पहले उसका जो है कि टर्म खत्म होता है, याद रखिएगा स्पीकर का। रिमूवल ऑफ द स्पीकर इफेक्टिव मेजोरिटी से रिमूव होता है। इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस नहीं, प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब इफेक्टिव मेजोरिटी। यही सब मेजोरिटी का भी एक वीडियो बना देंगे, एक शॉर्ट वीडियो, 2-2.5 मिनट का, कि स्पेशल क्या होता है, इफेक्टिव क्या होता है, ये सब बता देंगे। 14 दिन का नोटिस चाहिए होता है इसको, ये भी याद रखिएगा। कांट प्रेसाइड, जाहिर सी बात है, अपने ही रिमूवल में वो प्रेसाइड थोड़ी करे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो जाएगा। कैन वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट नॉट इन केस ऑफ टाई, बट नॉट इन केस ऑफ टाई मतलब जब उसका रिमूवल हो रहा है, जब वो रिमूवल हो रहा है तो एक तरह से वो मेंबर बन गया ना, क्योंकि वो मेंबर तो है ही, जो स्पीकर है वो मेंबर तो है ही पार्लियामेंट का। तो वो पहले इंस्टेंस में वोट कर सकता है, लेकिन टाई में जैसे जो था ना कि जनरली स्पीकर कास्टिंग वोट दे सकता है जब वो प्रेसाइड करता है, लेकिन जब वो रिमूवल जब उसका होता है तब वो टाई में वोट नहीं कर सकता, इतना इतना भी छूट नहीं मिलता है उसको। ही इज द गार्जियन ऑफ पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स, जाहिर सी बात है, जो मेंबर्स को जो प्रिविलेजेस मिलते हैं आर्टिकल 105 में, उसका वो गार्जियन होता है। हिज डिसीजन इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर्स इज फाइनल, बिल्कुल, ये सेपरेशन ऑफ पावर एक तरह से है, इसको थोड़ा सा ऑटोनॉमी दी जाती है, स्वायत्तता दी जाती है। एडजॉर्न्स आउट और सस्पेंड्स इफ नो कोरम इज मेंटेन, एडजॉर्नमेंट का पावर जो है वो भी स्पीकर को होता है। प्रोरोगेशन का पावर किसको होता है?
बताइए। ये जो है कि प्रेसिडेंट को होता है, याद रखिए यही सब वर्ड होता है। प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन। लेकिन एडजॉर्नमेंट का पावर स्पीकर को, प्रेसाइड्स ओवर जॉइंट सिटिंग, बिल्कुल ये स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात हो रही है। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो जॉइंट सिटिंग को प्रेसाइड करेगा। जॉइंट सिटिंग 108, आर्टिकल भी याद रखिएगा, आजकल आर्टिकल भी बहुत फेमस हो गया है, बहुत पूछा जा रहा है। डिसाइड्स बिल इज मनी बिल और ऑर्डिनरी, बिल्कुल मनी बिल, खासतौर पे मनी बिल, मनी बिल है कि नहीं वो ये डिसाइड करेगा कौन, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये भी लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। डिसाइड्स डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इन 10 शेड्यूल, बिल्कुल बिल्कुल, जो अभी पिछले टॉपिक में बात कर रहे थे हम। ही इज द चेयरमैन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी और जीपीसी कमेटी, 3 कमेटी का ये चेयरमैन होता है, याद रखिएगा। बाकी जो और कमिटीज होती हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज, उसके चेयरमैन को ये अपॉइंट करता है। तो ये भी बात आप ध्यान दीजिएगा। ही इज हायर रैंक देन ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स। इसकी जो रैंकिंग होती है वो सारे कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादा होती है। रैंकिंग से याद आया कि रैंकिंग जो लक्ष्मीकांत के जो पीछे अपेंडिक्स लिखा हुआ है, उसमें रैंकिंग में सारी रैंकिंग आपको नहीं करनी है, बस शुरू से 1 से लेके 10 रैंक तक आप देख लीजिएगा। 1 से लेके 10 रैंक तक आप देख लीजिएगा, सरसरी निगाह से देख लीजिए, उसके नीचे देखने की जरूरत नहीं है। सबसे ऊपर आपका प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट, उसके बाद मेरे ख्याल से वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो आप ध्यान आप देख लीजिएगा इसको, शुरू से 1 से लेके 10 तक, बस उससे ज्यादा नहीं करने की जरूरत है। इन इंडिया स्पीकर डज नॉट रिजाइन फ्रॉम पार्टी, इन ब्रिटेन स्पीकर इज अ नॉन पार्टी पर्सन। ये बात भी ध्यान देने योग्य है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन कभी कभी पूछ देता है। इन इंडिया स्पीकर डज नॉट रिजाइन फ्रॉम द पार्टी, एंड ब्रिटेन में जो है कि वो नॉन पार्टी पर्सन होता है। डिप्टी स्पीकर, बिल्कुल, इसका डेट ऑफ इलेक्शन कौन फिक्स करेगा, इसका डेट ऑफ इलेक्शन जो है स्पीकर फिक्स करेगा। सेम रिमूवल कंडीशन, इसको भी जो है कि इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, 14 दिन का नोटिस इसको देना पड़ता है, और अपने जो है कि रिमूवल में प्रेसाइड नहीं कर सकता है। ही इज नॉट सबऑर्डिनेट टू स्पीकर। अब ऐसा देख के लग सकता है कि डिप्टी है तो सबऑर्डिनेट ही होगा, नहीं भाई, ये सबऑर्डिनेट नहीं होता है स्पीकर के लिए, सबऑर्डिनेट नहीं होता है। वाइल प्रेसाइडिंग कांट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंट ओनली व्हेन टाई। जब वो प्रेसाइड करेगा तो वो जो है कि वोट नहीं कर सकता है पहले इंस्टेंस में, लेकिन टाई के केस में वो वोट कर सकता है, टाई के केस में वो वोट कर सकता है। और जाहिर सी बात है वो स्पीकर के लिए भी सेम होता है, जब जब इस डिप्टी स्पीकर चेयर पर बैठ जाता है ना, तो वो स्पीकर ही बन जाता है एक तरह से। और जब वो चेयर पे नहीं बैठ रहा है तो वो ऑर्डिनरी मेंबर ही रहता है, फिर वो कोई मतलब ऐसा उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। वेन नॉट प्रेसाइडिंग, हाँ बिल्कुल, ही इज लाइक एनी अदर पर्सन। ऑपोजिशन पार्टी बाई कन्वेंशन, ये भी कभी कभी पूछ देता है कि ऑपोजिशन पार्टी, हालांकि अभी वाली जो लोकसभा है, 17th लोकसभा, इससे पहले वाली, उसमें डिप्टी स्पीकर बना ही नहीं था। तो ये भी मतलब कोई खराब बात है, लेकिन अब है तो है। जो कन्वेंशन के आधार पर है, ये बोल देगा कि रूल्स ऑफ लोकसभा के आधार पर है या कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर है। तो ये यूपीएससी के फेवरेट ट्रैप्स होते हैं, कोई भी चीज कह के बोल देगा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है या रूल्स ऑफ लोकसभा में लिखा हुआ है, नहीं भाई, ये कन्वेंशन है। तो ये ध्यान देना है आपको। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की का पोस्ट कब से बना था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से बना था, याद रखिएगा। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, मतलब वो जो जो होता है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, इसको याद रखिएगा। हु एडमिनिस्टर्स ओथ, मतलब प्रोटेम स्पीकर को ओथ कौन दिलवाएगा, ये प्रेसिडेंट दिलवाएगा। और प्रोटेम स्पीकर किसको ओथ दिलवाएगा, जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा है उनको ओथ दिलवाएगा। मतलब इसका काम मेन ये होता है कि जो नई लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनको ओथ दिलाना। तो ये जनरली कौन होता है, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है लोकसभा का, वो जनरली प्रोटेम स्पीकर होता है। अभी जो हाल फिलहाल में जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, उसके प्रोटेम स्पीकर कौन है, ये पूछा जा सकता है 1 डे एग्जाम्स में, जैसे सीएपीएफ में पूछ दिया जाएगा या सीडीएस में पूछ दिया जाएगा। बाकी एसएससी एसएससी में ये सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन यूपीएससी में इसका ट्रेंड नहीं रहा है, यूपीएससी उसका स्टैटिक ही पूछेगा। और प्रोटेम स्पीकर न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स को ओथ दिलाता है और इनेबल्स द इलेक्शन ऑफ स्पीकर। इलेक्शन ऑफ स्पीकर जो है कि वो इनेबल करता है, जाहिर सी बात है, जो नया नया स्पीकर नए लोकसभा के। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, स्पीकर को कौन ओथ एडमिनिस्टर एडमिनिस्टर करवाता है, स्पीकर को, स्पीकर को कौन ओथ एडमिनिस्टर करवाएगा, देखते हैं। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आपको सभी को पता होगा कि वाइस प्रेसिडेंट होता है। और अंतर क्या है, अंतर बस देख लेते हैं, वैसे तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से बनेगा मैं बस वो आपको बताता हूँ। ही कैन नॉट डिसाइड ऑन मनी बिल, बिल्कुल, मनी बिल जो है कि वो लोकसभा में ही सिर्फ आ सकता है, और राज्यसभा में बस उसको रिकमेंड कर सकता है थोड़ा, बाकी और तो कुछ कर नहीं सकता है। तो ही कैन नॉट डिसाइड ऑन अ मनी बिल, कोई बिल मनी बिल है कि नहीं ये भी स्पीकर ऑफ लोकसभा ही डिसाइड करता है। ही कैन नॉट प्रिसाइड जॉइंट सेशन, ही कैन नॉट प्रिसाइड जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन में जनरली स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा अगर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा होगा। डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा।
मतलब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो ही नहीं सकता। गजब बेइज्जती है यार, मतलब ऐसा ऐसा वाला सिचुएशन बन जाता है वाइस प्रेसिडेंट के साथ। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो मेंबर नहीं है ना। जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ प्रेसिडेंट, वो जो है कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है। मेंबर होने के लिए एलिजिबल जरूर है, लेकिन वो मेंबर नहीं है। इसलिए वो ज्वाइंट सेशन को प्रेसाइड नहीं कर सकता है। पहले स्पीकर करेगा, स्पीकर नहीं रहेगा तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा करेगा, अगर वो नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेगा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा किसी केस में नहीं कर सकता है। बिल्कुल। वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव थ्रू इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस बट हैज अ कास्टिंग वोट। ये ध्यान दीजिएगा ये बात। बिल्कुल, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है यानी जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो मेंबर नहीं होता है हाउस का, लेकिन उसके पास कास्टिंग वोट होता है। ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। सो वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव थ्रू रिजोल्यूशन पास बाय द राज्यसभा विद एन इफेक्टिव मेजोरिटी। राज्यसभा ही है सिर्फ इसमें, याद रखिएगा। केवल राज्यसभा इसको रिमूव कर सकता है बाय इफेक्टिव मेजोरिटी, मेजोरिटी ऑफ द देन मेंबर्स। तो ये बात आपको याद रखनी है। डिप्टी चेयरमैन सेम ही है लगभग, इलेक्टेड फ्रॉम अमॉन्ग्स मेंबर इन राज्यसभा, रिमूवल बाय इफेक्टिव मेजोरिटी बाय गिविंग 14 दिन नोटिस। तो कोई ऐसा अलग पॉइंट नहीं है इसमें। सेक्रेटरिएट, सेक्रेटरिएट जो होता है वो हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल होता है। ये एक टेस्ट सीरीज में मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, ये स्पीकर द्वारा हेडेड नहीं होता है, ये सेक्रेटरी जनरल द्वारा हेडेड होता है, याद रखिएगा। लीडर ऑफ द हाउस, अंडर रूल्स ऑफ लोकसभा पीएम इज द लीडर ऑफ द हाउस और मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम। जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, जनरली प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हो। प्राइम मिनिस्टर द्वारा जो नॉमिनेट होता है, और ये चीजें कहाँ लिखी हुई हैं, रूल्स ऑफ द लोकसभा में लिखी हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई हैं। राज्यसभा में भी पीएम नॉमिनेट करता है एज लीडर ऑफ द हाउस। याद रखिएगा ये सब चीजें। लीडर ऑफ अपोजिशन, फॉर द फर्स्ट टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन कब बना था? 1969 में। क्योंकि उससे पहले तो लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए वो 10% चाहिए होता है ना, सीट्स कम से कम 10% आपको चाहिए होते हैं। तो उससे पहले तो कांग्रेस पार्टी का ही पूरा बोलबाला था। 1967 इलेक्शंस में जब कांग्रेस पार्टी की का थोड़ा सा सीटें कम आई, तब जाके लीडर ऑफ अपोजिशन पहली बार 1969 में बना था। स्टैट्यूटरी रिकग्निशन दे दिया गया इसको 1977 में, जब जनता गवर्नमेंट पार्टी में आई। इट इज मेंशन इन सैलरी एक्ट, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉट लेस देन 110 सीट, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर रिकॉग्निशन एज ऑपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन इज इक्विवेलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इक्विवेलेंट टू कैबिनेट में, वो जो रैंकिंग मैं बोल रहा था ना, उसमें आप देखेंगे तो कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन सेम दिया हुआ है। विप जो है, विप क्या होता है? विप मतलब एक तरह से डायरेक्टिव इशू करता है एक पॉलिटिकल पार्टी कि एक पर्टिकुलर इशू है, उसमें हमको इस पर फॉर वोट करना है कि अगेंस्ट वोट करना है। ये सब चीजें हैं, मतलब एक तरह से बोल दिया जाता है कि तुम्हारे पार्टी के भाई तुमको ऐसे ही वोट करना है। अब उसमें तुम ज्यादा फैंटम बन के तुम अलग वोट करने लगोगे, तो वो जो है कि पार्टी तुमको फिर पेल देगी। ये चीजें है, होनी नहीं चाहिए। ये इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन के प्रेस्टीज को थोड़ा सा कर्व करता है, लेकिन है, ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन ये कहीं ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ना रूल्स में मेंशन है, यही खेल लेगा, यही बोल देगा रूल्स ऑफ द लोकसभा, यही बोल देगा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये चीजें ध्यान देनी है, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ना तो रूल्स में मेंशन्ड है। सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। अब यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। वैसे बहुत सारी चीजें लक्ष्मीकांत में लिखी हुई हैं, मैंने उसका एक तरह से समरी बना के आप लोगों के सामने मैं पेश कर रहा हूँ। तो समन कौन? समन मतलब पार्लियामेंट को बुलाना। वो कौन काम करेगा? ये प्रेसिडेंट काम करेगा। अ, मैं श्योर नहीं हूँ, क्या शायद 85 या 86 है, एक बार चेक कर लीजिएगा। 85 और 86 में समन करता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट समन करता है, याद रखिएगा। सेशन क्या होता है? सेशन मतलब द पीरियड बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग एंड द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस। प्रोरोगेशन क्या होता है थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात लिखी हुई है कि गैप जो है दो सेशंस के बीच 6 महीना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कि विंटर सेशन, समर सेशन, मॉनसून सेशन, ये सब नहीं लिखा हुआ है। ये सब जो एग्जिस्ट करता है वैसा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में बस ये बात लिखी हुई है कि गैप 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान देना है। रेसस क्या होता है? द इंटरवल बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस एंड द रीअसेंबली ऑफ द हाउस। जब हाउस को प्रोरोग कर दिया जाता है और उसके बाद फिर रीअसेंबली जब उसका होता है, उसके बीच के पीरियड को सेशन बोलते हैं। एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट सस्पेंशन ऑफ अ सीटिंग फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। इस एक स्पेसिफिक समय के लिए जब उसको एडजॉर्न कर दिया जाता है टेम्पोरेरीली, तो ये काम कौन करेगा? ये स्पीकर काम करेगा, स्पीकर या चेयरमैन। स्पीकर देखे होंगे आपकी जो स्पीकर बैठे होते हैं वो बोले द हाउस इज एडजॉर्न फॉर द डे, द हाउस इज एडजॉर्न फॉर 1 आवर फॉर लंच। ये सब चीजें स्पीकर या चेयरमैन बोलता है। तो ये जो है कि एडजॉर्नमेंट का पावर जो है स्पीकर के पास होता है। ये टेम्पररी होता है। और जो प्रोरोगेशन होता है मतलब वो सेशन बंद, वो सेशन खत्म, अब अगले सेशन में मिलेंगे। आज आज की सेवा समाप्त, तो अगले सेशन में मिलेंगे। और जब तक नहीं मिलेंगे तो क्या चलेगा? रेसस चलेगा, रेसस।
एडजॉर्नमेंट साइन डाई, एडजॉर्नमेंट साइन डाई ये होता है कि स्पीकर ने एडजॉर्न तो कर दिया लेकिन कोई समय नहीं बताया है, 1 घंटा 2 घंटा ये सब नहीं बताया, मतलब एंडलेस टाइम के लिए वो एडजॉर्नमेंट साइन डाई हो जाता है। टर्मिनेटिंग ऑफ सिटिंग ऑफ ए इंडेफिनिट पीरियड विदाउट नेमिंग अ रीअसेंबली डेट। और जब जब एडजॉर्नमेंट साइन डाई हो जाता है, तो जब ज्यादा टाइम बीत जाता है तो प्रेसिडेंट कहता है अरे यार एडजॉर्नमेंट साइन डाई हो गया है, चलो प्रोरॉग कर दो, क्योंकि प्रोरोगेशन का पावर जो है प्रेसिडेंट के पास होता है, याद रखिएगा। पावर लाइज विद दी प्रेसाइडिंग ऑफिसर। एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट साइन डाई जो है ये सब होता है आपका चेयरमैन या स्पीकर के का पावर। प्रोरोगेशन, व्हेन द सेशंस बिजनेस इज कंप्लीटेड, जो एक पर्टिकुलर सेशन का जब बिजनेस कंप्लीट हो जाता है, यानी अगर मान लीजिए मानसून सेशन कंप्लीट हुआ और उसके बाद विंटर सेशन होगा, तो मानसून सेशन जब कंप्लीट होगा तब उस हाउस को प्रोरॉग किया जाएगा, प्रोरॉग किया जाएगा। तो ये पावर भी जो है कि आपका प्रेसिडेंट के पास होता है। द प्रेसिडेंट देन इश्यूज द प्रोरोगेशन ऑर्डर। पहले एडजॉर्नमेंट साइन डाई होता है किसी इंडेफिनिट पीरियड के लिए, स्पीकर ने बोल दिया कि एडजॉर्नमेंट साइन डाई हो गया, फिर प्रेसिडेंट धीरे सा प्रोरोगेशन ऑर्डर निकाल देगा। डज नॉट इम्पैक्ट बिल्स बट फ्रेश नोटिसेस हैव टू बी सर्व्ड। प्रोरोगेशन जो है बिल को इम्पैक्ट नहीं करता है, प्रोरोगेशन जो है वो बिल को इम्पैक्ट नहीं करता है, याद रखिएगा। डिसोल्यूशन थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कर सकता है लेकिन प्रोरोगेशन बिल को इम्पैक्ट नहीं करता है, लेकिन नोटिसेस फ्रेश देने पड़ेंगे, फ्रेश नोटिसेस देने पड़ेंगे, याद रखिएगा। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब एक लोकसभा ही पूरा डिसॉल्व हो गया, एक पर्टिकुलर सेशन नहीं, मतलब जो 5 साल का कार्यकाल होता है वो कार्यकाल खत्म हो गया, या उससे पहले भी हो सकता है, अगर सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया या सरकार गिर गई उससे पहले भी डिसॉल्व हो सकता है। तो डिसॉल्व मतलब उस पर्टिकुलर लोकसभा का अंत, जैसे 17th लोकसभा का अंत, अब जो है 18th लोकसभा शुरू होगी ऐसे। तो वो लोकसभा सिर्फ रिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि राज्यसभा जो परमानेंट बॉडी होती है। इम्पैक्ट ऑन द बिल्स, ये क्वेश्चन इस साल पूछा था, तो ये इंपॉर्टेंट है। बिल कब लैप्स नहीं करेगा और बिल कब लैप्स कर जाएगा? बिल तब लैप्स करेगा जब लोकसभा से वो पास ही नहीं हुआ है, मतलब अगर वो राज्यसभा अगर वो लोकसभा में ही पेंडिंग है तो वो लैप्स कर ही नहीं जाएगा यार। और वो पास बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा, अगर वो लोकसभा में पास हो गया लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हुआ है, तभी वो लैप्स कर जाएगा। कब लैप्स नहीं करेगा? जब दोनों से पास हो गया है लेकिन प्रेसिडेंट ने उसको रिटर्न कर दिया है। जब दोनों से पास हो गया है लेकिन प्रेसिडेंट, क्योंकि सिर्फ प्रेसिडेंट वाली बात बाकी है ना, तो बट वेटिंग फॉर द प्रेसिडेंट असेंट, पेंडिंग इन द राज्यसभा बट नॉट पास बाय द लोकसभा, ना तो लोकसभा में पास हुआ है ना तो राज्यसभा में पास हुआ है, तभी वो लैप्स कर जाएगा। तो ये चीजें मतलब इंट्यूटिव है, कोई बहुत ज्यादा रटने वाली चीजें नहीं है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत रटना नहीं पड़ेगा। और कुछ आगे टर्म्स देखते हैं। कोरम सबको पता है, 1/10 होना चाहिए, मतलब अटेंडेंस एक तरह से। 1/10 अटेंडेंस नहीं है तो वो जो है कि नहीं हो सकता, कैरी कैरी नहीं हो सकता सेशन, 1/10 होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन ये था कि 75 कोरम चाहिए सेशन को करने के लिए, जबकि लोकसभा का मेंबरशिप कितना होता है अभी प्रेजेंटली? 543 है, यानी 54-55 अटेंडेंस होना चाहिए, तो वो 75 कर दिया था क्वेश्चन में, 2018 या 2017 का क्वेश्चन है, तो वहां से एक ऑप्शन एलिमिनेट आप करते आपका आंसर आ जाता। तो यह कोरम। क्वेश्चन आवर, द फर्स्ट आवर ऑफ पार्लियामेंट्री सिटिंग डेडिकेटेड टू क्वेश्चंस रेज्ड बाय द मेंबर। ये पहला आवर होता है जो कि क्वेश्चन आवर होता है, जिसमें मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट सवाल पूछते हैं सरकार से। स्टार क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। स्टार क्वेश्चन मतलब वो जिसका ओरल आंसर दिया जाता है, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें अलाउड होते हैं। अनस्टार्ड क्वेश्चन में रिटन आंसर दिया जाता है, इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड नहीं होता है। बाकी ये सब नोटिस कितने दिन का ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में नोटिस पहले से सर्व करना होता है बस, और अप्रूवल ऑफ स्पीकर मैंडेटरी होता है बस। जो इंपॉर्टेंट है मैं बस वही बता रहा हूँ। जीरो आवर क्या होता है? जीरो आवर में अर्जेंट मैटर को रेज करने के लिए, कोई अर्जेंट मैटर को रेज करने के लिए जीरो आवर, मतलब होता क्या है कि जैसे पहला घंटा तो जो होता है वो क्वेश्चन आवर को डेडिकेट होता है। उसके बाद जो है कि लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो क्वेश्चन आवर में कवर नहीं हो पाते हैं, तो जीरो आवर में ऐसा होता है कि चलो यार वो मैटर कवर नहीं हो पाया, जीरो आवर एक कर लेते हैं, जिसमें जो जो मैटर रह गया जो अर्जेंट भी है उसमें उसको डिस्कस कर लेंगे। जीरो आवर, क्वेश्चन आवर में नहीं हो पाया, जीरो आवर में डिस्कस कर लेंगे। तो ये अर्जेंट मैटर को रेस करने के लिए होता है। और ये जो है कि क्या लिखा हुआ है, द इंडियन इनोवेशन इन पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, दिस पीरियड फॉलोज द क्वेश्चन आवर एंड बिगिंस एट नून। वो नून में बिगिन होता है क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद। सो नॉट पार्ट ऑफ रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा। ये ना तो रूल्स में लिखा है ना कॉन्स्टिट्यूशन में है, यही सब क्वेश्चन बनता है, यही सब क्वेश्चन बनता है। ये ना तो रूल्स में है ना कॉन्स्टिट्यूशन में है। मोशन, मोशन जो होता है वो हाउस का ओपिनियन या कि कोई
किसी इशू पर मतलब ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए मोशन होता है। मोशन एक बहुत ब्रॉडर टर्म है। मोशन के अंदर बहुत सारे टाइप ऑफ मोशन आ जाएंगे, बहुत सारे रिजोल्यूशंस आ जाएंगे। तो रिजोल्यूशन क्या होता है? एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोशन होता है जिसको पास करना ही करना पड़ता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन के बारे में। तो मोशन एक ब्रॉडर टर्म है जो कि हाउस का ओपिनियन बताएगा। वो फॉर्मल भी हो सकता है, वो इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सब्सटैंटिव मोशन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मोशन, जैसे इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ द वो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ये सब सब्सटैंटिव मोशन है। सब्सटैंटिव का मतलब ये होता है अंग्रेजी में बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जैक्टली उसका हिंदी अनुवाद नहीं पता, मतलब इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। सब्स्टिट्यूट मोशन, जाहिर सी बात है, वर्ड से ही क्लियर है। सब्स्टिट्यूट मतलब अल्टरनेटिव, जो सब्सटैंटिव मोशन का उसका अल्टरनेटिव, उसके जगह पर कोई रिप्लेसमेंट एक तरह से उसको कह सकते हैं, ये सब्स्टिट्यूट मोशन है। सब्सिडरी मोशन, ये सब शब्दों की लफाजी है। सब्सिडरी मतलब जो सब्सटैंटिव है वो कोई एग्जिस्टिंग मोशन है उससे जुड़ा हुआ कोई मोशन है, तो वो आपका सब्सिडरी मोशन हो जाएगा। क्लोजर मोशन, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब क्लोजर फ्लोजर पूछता नहीं है, लेकिन अब है दिया हुआ है तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। कंगारू मोशन, डिबेट हेल्ड ओनली ऑन इंपॉर्टेंट क्लॉजेस, अदर्स आर स्किप्ड। गियोटिन क्लोजर, अनडिबेटेड क्लॉज आर पुट टू वोट एंड डिबेटेड वंस ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। अब ठीक है, मतलब ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। प्रिविलेज मोशन क्या है? इनिशिएटेड अगेंस्ट अ मिनिस्टर फॉर ब्रीचिंग पार्लियामेंट्री प्रिविलेज सच एज विथ होल्डिंग और मिस रिप्रेजेंटिंग फैक्ट। जाहिर सी बात है, प्रिविलेज मोशन है तो तो किसी का प्रिविलेज ब्रीच होगा तभी वो उसको लाया जाएगा। कॉलिंग अटेंशन मोशन, एन इंडियन इनोवेशन टू ब्रिंग अटेंशन टू अर्जेंट पब्लिक मैटर्स। अब देखिए, अर्जेंट वाला जो वर्ड है ना, अर्जेंट इंपॉर्टेंस, अर्जेंट पब्लिक मैटर, ये बहुत सारी चीजों में है। वो जीरो आवर में भी मिलेगा, वो कॉलिंग अटेंशन में भी मिलेगा, अभी एडजॉर्नमेंट मोशन आगे पढ़ेंगे उसमें भी मिलेगा। तो बस आप उसको ध्यान से देखना है कि आगे इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। ये नहीं कि अर्जेंट मैटर देखा खट से जीरो मार दिया, अर्जेंट देखा खट से एडजॉर्नमेंट मार दिया, नहीं, उसके आगे भी थोड़ा सा पढ़िए। तो इसमें क्या है कि ये मिनिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड, मतलब अटेंशन कॉल कर रहे हैं, मतलब मिनिस्टर्स का अटेंशन कॉल कर रहे हैं, तो वो जो है कि मिनिस्टर को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और ये रूल्स में मेंशन्ड है, ये मिलियन डॉलर पॉइंट है। कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है वो रूल्स में मेंशन्ड है, जीरो आवर रूल्स में मेंशन नहीं था, विप रूल्स में मेंशन नहीं था। एडजॉर्नमेंट मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन जो है यूज टू इंटरप्ट नॉर्मल हाउस हाउस विजिट टू एड्रेस अर्जेंट पब्लिक मैटर। मतलब नॉर्मल हाउस चल रहा है और अर्जेंट पब्लिक मैटर, जैसे मान लीजिए निर्भया हत्याकांड हो गया, जो विंटर सेशन जो चल रहा था 2012 का असेंबली का, तो उसमें जो है कि 2012 के पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन चल रहा था उसमें नॉर्मल प्रोसीडिंग चल रही थी, जैसे चल रहा था वैसे चल रहा था। फिर जब निर्भया हत्याकांड हो गया 16 दिसंबर 2012 को, तो एडजॉर्नमेंट मोशन ला दिया गया पार्लियामेंट में कि अर्जेंटली पहले इसको डील करो, बाकी अपनी लफाजी बाद में करना, पहले इसको डील करो, अर्जेंट पब्लिक मैटर है ये। तो ये जो है कि इंटरप्ट नॉर्मल हाउस, जो बाकी चीजें हो रही हैं उसको इंटरप्ट कर दो और इसको पहले डील करो। और ये सिर्फ लोकसभा में अलाउड होता है, सिर्फ लोकसभा में अलाउड होता है, याद रखिएगा इसको, सिर्फ लोकसभा में। और इसको सपोर्ट चाहिए होता है 50 मेंबर्स का। यही सब क्वेश्चन बनता है, यही सब क्वेश्चन बनेगा। एग्जाम्पल में निर्भया वाला मैंने बता दिया। नो कॉन्फिडेंस मोशन जनरली पता ही होता है लोगों को, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब कि जो हाउस को कॉन्फिडेंस नहीं है सरकार पर, सरकार के पास कॉन्फिडेंस नहीं है हाउस का, ये कौन जनरली वो ऑपोजिशन लेकर आती है कि सरकार के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इट कैन बी मूव्ड इन द लोकसभा टू रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ होता है, किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के खिलाफ नहीं होता है, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ होता है। रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर्स, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ पास द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन, तुरंत इसको रिजाइन करना पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं है लोकसभा का आपके ऊपर। सो नीड नॉट स्टेट रीजन, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए कोई रीजन स्टेट करना जरूरी नहीं होता है। एक होता है सेंसर मोशन। सेंसर मोशन में कोई एक या तो एक पर्टिकुलर मिनिस्टर को टारगेट किया जाता है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज अ होल को टारगेट किया जाता है। रिक्वायर्स स्पेसिफिक रीजन, इसमें रीजन चाहिए होता है, यही सब डिफरेंस होता है नो कॉन्फिडेंस और सेशन में, यही सब पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है। बोल देगा कि रीजन चाहिए होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन में, तो नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन में नो रीजन। और सेंसर मोशन में रीजन पहले बताओ और किसको टारगेट कर रहे हो ये बताओ, इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हो या ग्रुप को टारगेट कर रहे हो। और ये पास अगर हो जाता है तो रेजिग्नेशन मैंडेटरी नहीं है। ये मतलब एक तरह से सेंसर है, एक पर्टिकुलर मिनिस्टर को सेंसर कर दिया, ऐसे नॉर्मल चीज है, मतलब कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है कि सरकार रिजाइन करे, ऐसी बात नहीं है ये। तो सेंसर मोशन थोड़ा सा छोटा होता है एज कंपेयर टू नो कॉन्फिडेंस मोशन। मोशन ऑफ थैंक्स, जाहिर सी बात है, जो पहला सेशन होता है या फिर जो
हर साल का जो पहला सेशन होता है उसको जो है कि प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, जिसमें वो गवर्नमेंट का पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ता है कि गवर्नमेंट क्या क्या कर चुकी है और क्या क्या करने वाली है। तो उसके रिस्पॉन्स में जो है मोशन ऑफ थैंक्स होता है, जो कि पार्लियामेंट में होता है। सो इन रेस्पॉन्स द प्रेसिडेंट एड्रेस एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन और द फिस्कल ईयर, दो बार होता है। या तो एक जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन बैठेगा पार्लियामेंट वो, या तो फिस्कल ईयर का पहला जो सेशन है वो। So failure to pass the government indicate failure to pass this motion indicates government defeat, indicates government defeat, ये indicate करता है गवर्नमेंट के डिफीट को, जाहिर सी बात है। रिजोल्यूशन मैंने बताया, इट इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन और डिसीजन बाय द हाउस, ऑलवेज रिक्वायरिंग अ वोट, ऑलवेज वोट इसको चाहिए। ये मतलब मोशन मैंने बोला ना बहुत ब्रॉडर टर्म है, लेकिन रिजोल्यूशन क्या है, बहुत ही फॉर्मल टर्म है, इसको वोटिंग चाहिए, वोटिंग नहीं होगा तो मतलब वो जो है कि रिजोल्यूशन का कोई मतलब नहीं है। प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन, प्राइवेट मेंबर, नॉन प्राइवेट मेंबर टाइप ऑफ रिजोल्यूशन में एक प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन होता है, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन होता है और स्टेट्यूटरी रिजोल्यूशन होता है। प्राइवेट मेंबर मतलब कौन, वो जो कि मिनिस्टर नहीं है। अब वो रूलिंग पार्टी का भी हो सकता है, वो नॉन रूलिंग पार्टी का भी हो सकता है, ऑपोजिशन का भी हो सकता है। प्राइवेट मेंबर का मतलब ये, याद रखिएगा ये बात। तो प्राइवेट मेंबर जो रिजोल्यूशन लाएगा वो प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन हो जाएगा, जो मिनिस्टर लाएगा वो गवर्नमेंट रिजोल्यूशन हो जाएगा, और जो मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर दोनों लाएंगे, दोनों में से कोई भी ला देगा वो स्टेट्यूटरी रिजोल्यूशन हो जाएगा। बस क्वेश्चन यहीं से बनेगा। और ये सब चीजें उतनी नहीं पूछी जाती हैं, टाइप ऑफ रिजोल्यूशन, मेन रिजोल्यूशन क्या होता है, ये सब पूछ दिया जाएगा। फॉर्मल इनफॉर्मल पूछ दिया जाएगा, ऑल मोशंस आर रिजोल्यूशंस और ऑल रिजोल्यूशंस आर मोशन, ये पूछ दिया जाएगा। वोटिंग किस में जरूरी होती है, तो रिजोल्यूशन में वोटिंग जरूरी होती है, ये सब क्वेश्चन आता है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में पहली रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, उसके बाद सेकंड हाउस में वो जाएगा, सेकंड हाउस में जाएगा, और सेकंड हाउस के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, इंट्रोडक्शन, इतना ही इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीकांत में देखिए पूरा चार पांच, लगभग 20-25 लाइन लिखा हुआ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट रीडिंग में क्या हो जाएगा, होगा बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और गैजेट में उसको पब्लिश किया जाएगा। सेकेंड रीडिंग में क्या होगा, जनरल डिस्कशन होगा, कमेटी स्टेज पर जाएगा, जो सेलेक्ट कमिटीज होती है वहां बिल को भेजा जाएगा, और कंसिडरेशन होगा। कंसिडरेशन का मतलब क्या, कि उसमें वोटिंग होगी, थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स होंगे, वो एकोमोडेट किए जाएंगे। थर्ड रीडिंग में क्या, केवल एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, और नो अमेंडमेंट, यहाँ अमेंडमेंट नहीं होते हैं। ये होगी फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। यकीन मानिए इतना ही करके जाना है, इतना ही इंपॉर्टेंट है, यही सब लोग नहीं करके जाते हैं। और जैसा मैंने बताया, वो एनएचआरसी का चेयरमैन 70 है कि 65 वही करते रह जाते हैं, यही सब इंपॉर्टेंट है। सेकेंड हाउस क्या कर सकता है, या तो उसको एक्सेप्ट करे, या तो उसको रिजेक्ट करे, या थोड़ा अंतर होता है, मनी बिल के केस में थोड़ा सा अंतर होता है, वो बाद में हम लोग देखेंगे। जनरल में ऑर्डिनरी बिल्स की बात बात कर रहा हूँ, या तो वो एक्सेप्ट करेगा, या तो वो रिजेक्ट करेगा, या तो वो अमेंडमेंट सजेस्ट करके वापस भेजेगा, या फिर उसको पेंडिंग रख सकता है। और पेंडिंग जब 6 महीने हो जाएंगे, 6 महीने तक अगले हाउस ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, तो उसको डेडलॉक बोलेंगे। डेडलॉक, ये सब 6 महीने इंपॉर्टेंट है, 6 महीने का 4 महीने कर देगा। डेडलॉक, डेडलॉक वर्ड मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन डेडलॉक होता है, 6 महीने अगर पास हो गए तो वो डेडलॉक होता है। एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के पास केवल सस्पेंसिव वीटो होता है। मतलब क्या समझते हैं, तो प्रेसिडेंट जो है एसेंट दे सकता है बिल को, अपना एसेंट रोक सकता है। अब रोकेगा मतलब अपना एसेंट जो है वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके कहने पर ही रोकेगा। वो ऐसे ही नहीं कि मतलब वो अपना मन लगा के उसने रोक दिया। जैसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पिछले लोकसभा में के अंतिम सेशन में कोई बिल पास हुआ और उसको प्रेसिडेंट अप्रूवल चाहिए है, लेकिन नई सरकार बनी, वो दूसरे पार्टी की सरकार बन गई, तो वो जो है कि चाहेगी कि नहीं, विथहोल्ड करना है, ये वाला बिल, एक्ट नहीं बनना चाहिए, तो बोल देगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट भाई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगा वो तो करना ही पड़ेगा उसको, तो वो अपना विथहोल्ड कर देगा कंसेंट। और रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, रिटर्न कर सकता है बिल को कि भाई देख लो एक बार, अगर हो सके तो भाई एकोमोडेट कर लो कुछ। और अगर एकोमोडेट नहीं किया, या फिर कर भी लिया और वापस से उसके पास आई आई बिल, तो वो देना पड़ेगा, उसको एसेंट देना पड़ेगा। सो ही मस्ट गिव एसेंट द सेकेंड टाइम। अब मनी बिल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आर्टिकल 110 में मनी बिल की बात की गई है। अ मनी बिल इज डीम्ड टू बी मनी इफ इट कंटेन ओनली दोस प्रोविजन विच आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 के जो भी 6-7 प्रोविजंस हैं उसमें, या उससे जुड़े हुए अगर मैटर्स हैं, तो वही मनी बिल होंगे, उसके अलावा कुछ मनी बिल नहीं होगा। वो क्या होगा ये भी देख लीजिए, इम्पोजिशन, एपोलिशन, रिमिशन, एल्टरेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग, कस्टडी ऑफ सीएफआई और कंटिजेंसी फंड ऑफ, देखिए यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। कस्टडी किसका बात कर रहा है, कस्टडी ऑफ सीएफआई एंड कंटिजेंसी फंड। यहाँ कस्टडी ऑफ पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया नहीं बोल रहा है,
ध्यान दीजिएगा ये सब बात, यही सब क्वेश्चन बनता है। अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, चार्ज कौन रहेगा, अनचार्ज कौन रहेगा, ये भी मनी बिल में आ जाएगा। रिसीट ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। देखिए रिसीप्ट की बात सीएफआई और पब्लिक अकाउंट में, यहाँ कंटिजेंसी नहीं है, ध्यान दीजिए। ऊपर कस्टडी में सीएफआई और कंटिजेंसी है, यहाँ रिसीट ऑफ मनी में कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट है, यहाँ कंटिजेंसी नहीं है। ये सब क्वेश्चन एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनर अगर खेलेगा तो कहाँ खेलेगा। और एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर्स स्पेसिफाइड एबव, अगर इससे जुड़ा हुआ जो एबव प्रोविजन मेंशन्ड है, अगर इससे जुड़ा हुआ कोई मैटर है तो वो जो है कि मनी बिल उसमें हो जाएगा। लेकिन मनी बिल कहाँ नहीं होगा, तो फाइन और पेनाल्टी पर मनी बिल नहीं होगा, और कहाँ नहीं होगा, फीस या टैक्स बाय लोकल अथॉरिटी पर मनी बिल नहीं होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये होगी मनी बिल की बात। मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल में डिफरेंस देख लेते हैं। ऑर्डिनरी बिल या तो लोकसभा में दे दो या राज्यसभा में दे दो। इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस, इट कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर बाय ए मिनिस्टर और बाय ए प्राइवेट मेंबर, जाहिर सी बात है। लेकिन ये मनी बिल जो है कि ये सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है। और मनी बिल को केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। ऑर्डिनरी बिल इट कैन बी इंट्रोड्यूस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन इसको प्रेसिडेंट का एक रिकमेंडेशन चाहिए होता है। इट कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा, नहीं, मनी बिल को ऐसा नहीं होता है। इट कैन नॉट बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा, राज्यसभा शुड रिटर्न द बिल विथ और विदाउट रिकमेंडेशन विच मे बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द लोकसभा। इट कैन बी डिटेन बाय द राज्यसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने से ज्यादा राज्यसभा इसको रख नहीं सकता है। इट कैन बी डिटेन बाय द राज्यसभा फॉर अ पीरियड ऑफ 14 दिन ओनली, 14 दिन का समय है, उस मतलब उसके बाद आप डिटेन नहीं कर सकते, वो इट विल डीम टू बी पास बाय द राज्यसभा। और ये जो है कि ऑर्डिनरी बिल को स्पीकर का सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए होता है, लेकिन मनी बिल का सर्टिफिकेशन चाहिए होता है स्पीकर का, स्पीकर ऑफ लोकसभा का चाहिए होता है। इफ सेंट फॉर प्रेसिडेंट असेंट ओनली आफ्टर बीइंग इन केस ऑफ डेडलॉक जॉइंट सेशन, हाँ अगर ऑर्डिनरी बिल अगर नहीं पास हुआ तो जॉइंट सेशन बुलाया जा सकता है, लेकिन मनी बिल के लिए कोई प्रोविजन नहीं होता है जॉइंट सेशन का। और जो ऑर्डिनरी बिल जो होता है वो अगर डिफीट कर जाता है, इट में लीड टू रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट इट इफ इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर। अगर मिनिस्टर ने कोई ऑर्डिनरी बिल लाया है और वो रिजेक्ट हो गया है, तो इट में अमाउंट टू नो कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। लेकिन अगर कोई प्राइवेट मेंबर लाया है, भले ही वो रूलिंग पार्टी का हो, लेकिन वो अगर रिजेक्ट हो गया है तो वो इट विल नॉट अमाउंट टू डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन मनी बिल अगर डिफीट हो गया है तो इट विल अमाउंट टू रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि मनी बिल को इंट्रोड्यूस तो मिनिस्टर ही कर रहा है ना। तो ऐसे है। तो ऑर्डिनरी बिल ये अप्रूव किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है और रिटर्न किया जा सकता है प्रेसिडेंट द्वारा। या तो अप्रूव कर दे, रिजेक्ट कर दे या रिटर्न कर दे, सस्पेंसिव वीटो होता है सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथ में। लेकिन मनी बिल में क्या है, मनी बिल कैन नॉट बी रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, प्रेसिडेंट को देना ही होता है, जनरली देना ही होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट नहीं के ही रिकमेंडेशन पर तो वो इंट्रोड्यूस होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी होता है, शायद मैंने यहाँ लिखा नहीं है, उसमें याद रखिएगा कि उसका उसमें जो है कि प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं, प्रेसिडेंट का जो है कि अप्रूवल नहीं चाहिए होता है इंट्रोड्यूस करने के लिए। और प्रेसिडेंट मस्ट गिव एसेंट, मस्ट गिव एसेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट का एसेंट मैंडेटरी होता है और वो देना ही पड़ेगा, मतलब प्रेसिडेंट को देना है, प्रेसिडेंट कैन नॉट से नो टू इट। फाइनेंस बिल्स, हाँ ठीक है। तो तीन तरह के फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, तीन तरह के फाइनेंशियल बिल्स होते हैं। फाइनेंशियल बिल्स, फाइनेंस बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स क्या होते हैं, वो मतलब जो फिजिकल मैटर्स से डील करें। और तीन तरह के फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, एक मनी बिल हो गया, एक फाइनेंशियल बिल 1 हो गया, एक फाइनेंशियल बिल 2 हो गया। मनी बिल वही जो 110 के आर्टिकल में जो लिखा हुआ है वही सब हो गया आपका मनी बिल। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1, अब देखिए ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 117 में ये लिखा हुआ है और ये भी 117 में लिखा हुआ है, तो 1 क्लॉज है, 3 क्लॉज है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 क्या होता है, अगर 110 आर्टिकल में जो भी प्रोविजन लिखे हैं उसके अलावा एक जनरल लेजिस्लेशन भी होना चाहिए। मनी बिल में क्या था, सिर्फ 110 में जो जो मेंशन है, ओनली वर्ड लिखा था ना, सिर्फ उसमें जो प्रोविजन मेंशन है। लेकिन कैटेगरी 1 में क्या है, अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज मेंशन इन आर्टिकल 20, आर्टिकल 110, एक जनरल लेजिस्लेशन का भी मैटर होना चाहिए, तब वो फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 होगा। याद रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए, अ बिल दैट कंटेन्स अ बोरोइंग क्लॉज बट डज नॉट एक्सक्लूसिवली डील विद बोरोइंग विल बी कॉल्ड अ फाइनेंशियल बिल 1। याद रखिएगा। 2 में क्या होता है, 2 में जो है कि आर्टिकल 110 से उसको कोई मतलब नहीं होता है। इट कंटेन्स प्रोविजन इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड एनी मैटर
इन आर्टिकल 110। तो कैटेगरी टू जो होता है उसको मनी बिल्स वाले प्रोविजन से कोई मतलब नहीं होता, बस इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी जो बहुत लंबा लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत में, बहुत कंफ्यूजिंग भी है, उससे कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए। जॉइंट सेशन क्या होता है? डेडलॉक, जो मैंने बोला 6 महीने तक अगर पार्लियामेंट ने एक्शन नहीं लिया, अगले हाउस ने एक्शन नहीं लिया, तो जो बिल जो है वो डेडलॉक में चला जाता है। तो डेडलॉक को रिमूव करने के लिए प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जो है, समन समन वाला काम प्रेसिडेंट ही करता है। तो प्रेसिडेंट जो है वो जॉइंट सेशन को समन करेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 108 में लिखा हुआ है। चेयर कौन करेगा? मैंने पहले ही बताया, स्पीकर ऑफ लोकसभा करेगा। अगर नहीं वो है, डिप्टी स्पीकर करेगा। अगर वो भी नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेगा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अर्थात जो उपराष्ट्रपति है, वो कभी भी जॉइंट सेशन को चेयर नहीं कर सकता है। इस जॉइंट सेशन से ही बहुत सारे पास हुए थे हमारे कानून। डाउरी बिल, बैंकिंग सर्विसेज बिल, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल। और जॉइंट सेशन में पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ये भी पीवाईक्यू है, ये भी पीवाईक्यू है। सिंपल मेजोरिटी चाहिए होता है इसको जॉइंट सेशन में पास करने के लिए। अब देख लेते हैं राज्यसभा और लोकसभा के कुछ पावर्स इक्वल कब होते हैं, कुछ स्पेशल पावर राज्यसभा के क्या हैं, या अनइक्वल पावर क्या है, यही सब में क्वेश्चन बनता है। और तो फिर इक्वल कब है? ऑर्डिनरी बिल के लिए जाहिर सी बात है, पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है अमेंडमेंट बिल जो है कि। और इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ द फाइनेंशियल बिल इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर फ्रॉम सीएफआई, बिल्कुल ठीक है। फाइनेंशियल बिल्स, अच्छा वो फाइनेंशियल बिल्स इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम सीएफआई जो कैटेगरी टू है, जो कैटेगरी टू है, वो एक तरह का मतलब ऑर्डिनरी बिल ही है एक तरह से। तो वो जो है कि इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ द फाइनेंशियल बिल जो है कि उसमें राज्यसभा और लोकसभा में अंतर नहीं होगा। अगर वो मनी बिल होता, वही बात है ना, अगर वो मनी बिल होता तब राज्यसभा का पावर बहुत कम हो जाता, राज्यसभा के पास लिटरली नो पावर होता। लेकिन फाइनेंशियल बिल कैटेगरी टू है अगर, तो वो जो है कि राज्यसभा और लोकसभा इक्वल फुटिंग पर है। इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबको पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का इक्वल से है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिमूवल के लिए भी, अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंसेस के लिए भी जो कि आर्टिकल 123 में मेंशन्ड है, और स्टेट्स में 213 में मेंशन्ड है। तो ये इशूड बाय द मतलब ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट इशू करता है उसका अप्रूवल के लिए दोनों का सहमति चाहिए होता है, दोनों सदनों का। टाइप ऑफ इमरजेंसीज को अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ थ्री टाइप ऑफ इमरजेंसीज, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। हालांकि जो नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करने वाली बात है, उसका एक प्रोविजन है कि लोकसभा के 1/10 मेंबर, शायद हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो वो स्पेशल पावर है लोकसभा का रिवोक करने के लिए। लेकिन अप्रूव करने के लिए तीनों दोनों का, दोनों हाउसेस का सेम है। सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, मतलब कहने का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर या सारे मिनिस्टर कहीं से भी आ सकते हैं। जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, वो राज्यसभा से थे, वो लोकसभा से नहीं थे। सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स, कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट्स, जाहिर सी बात है, फाइनेंस कमीशन हो गया, सीएजी की रिपोर्ट हो गई, यूपीएससी की रिपोर्ट हो गई, ये सारे रिपोर्ट को पढ़ने का काम, उसको कंसिडर करने का काम दोनों हाउसेस कर सकते हैं। एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड यूपीएससी, अब ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं ये सब। तो यूपीएससी हो गया, और सुप्रीम कोर्ट के पावर को इनलार्ज करना हो, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कितना नंबर होना चाहिए, ये सब काम जो है कि पार्लियामेंट करता है। वो जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ चीजें ये लिखी हुई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। और राज्यसभा कब इक्वल नहीं है ये भी देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में। सो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, ये सबको पता होता है। राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट अ मनी बिल, सही बात है। लोकसभा कैन आइदर एक्सेप्ट, हाँ ठीक है, ये मनी बिल वाली बात है। अ फाइनेंशियल बिल विच इंक्लूड्स मोर देन जस्ट द मैटर्स स्पेसिफाइड 110, यानी कैटेगरी वन, कैटेगरी वन, कैटेगरी वन की बात हो रही है ये। तो कैटेगरी वन जो है कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा एंड नॉट इन राज्यसभा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, मतलब ये लिखने लिखा है इसमें तो मैं बस बता दे रहा हूँ, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कैटेगरी वन किस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, नहीं हो सकता है, कैटेगरी टू इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये लिखा हुआ है तो बस एक बार पढ़ लीजिएगा। हाउएवर बोथ हाउसेज हैव इक्वल पावर्स इन पासिंग द बिल, मतलब इंट्रोड्यूस करने के हद तक ये सिर्फ लोकसभा में होता है, उसके बाद जो है कि वो ऑर्डिनरी बन जाता है, इतना याद रखिए। और कैटेगरी वन होता क्या है, होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो 110 के अलावा अगर कोई एक जनरल मैटर और इसमें ऐड हो जाता है तो वो कैटेगरी वन बन जाता है। कैटेगरी टू क्या था, रिवाइज करिए, वो था उसको जो है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से मतलब था, और 110 आर्टिकल से कोई मतलब नहीं था, मनी बिल से कोई मतलब नहीं था उसको। और अनइक्वल पावर लोकसभा राज्यसभा में कहाँ है? फाइनल डिसीजन, मतलब मनी बिल है या नहीं, ये भी स्पीकर ऑफ लोकसभा ही करता है। जॉइंट सिटिंग को प्रेसाइड जो है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा ही कर सकता है।
लोकसभा विद ग्रेटर नंबर ऑफ विंस, हाँ मतलब जॉइंट सिटिंग में जो ग्रेटर नंबर है, माने जो लोकसभा की जो मेंबरशिप है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू राज्यसभा। तो वहाँ जो है कि ज्यादा से जो है कि लोकसभा का ही होता है, क्योंकि सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस द बजट बट कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट विच इज एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ द लोकसभा। अब बजट भी क्या, एक तरह का मनी बिल ही है, तो मनी बिल है तो वो राज्यसभा का वहाँ पावर नहीं होगा। रेजोल्यूशन फॉर द डिसकंटिन्यूएंस, और हाँ वही जो मैंने बात बोला, रिवोक करने के लिए वो जो है कि चाहिए होता है आपका लोकसभा के 1/10 मेंबर चाहिए होता है। और राज्यसभा कैन नॉट रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाई, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, आपका जो एडजॉर्नमेंट मोशन हो गया, ये सिर्फ आपकी लोकसभा में आ सकते हैं, ये राज्यसभा में नहीं आ सकते हैं, बिकॉज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिनिस्टर्स की होती है वो लोकसभा पर होती है। यहाँ क्या कर देगा, यहाँ राज्यसभा कर देगा, या यहाँ पार्लियामेंट कर देगा, पार्लियामेंट किया भी हुआ है किसी पीवाईक्यू में। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर अगर जनरल स्टेटमेंट है कि द मिनिस्टर्स, द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, या एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, तब वो सही हो सकता है। लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमा करके कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा करके बोल दिया कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, तो वहां आंसर लोकसभा ही होगा, वहां पार्लियामेंट नहीं होगा, याद रखिएगा ये बात। तो एक इन्वर्टेड कॉमा बहुत कुछ बदल सकता है। स्पेशल पावर्स होते हैं कुछ राज्यसभा के, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए राज्यसभा ही सिर्फ कर सकता है वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल। आर्टिकल 249 में पार्लियामेंट को ऑथराइज करेगा टू मेक अ लॉ ऑन अ सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। ये काम कौन करेगा, ये राज्यसभा करेगा अंडर आर्टिकल 249। और भी बहुत सारी इंस्टेंसेस होते हैं जहां पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकता है। उसमें 249 के अलावा आपके 252 भी है, जिसमें इंटरनेशनल ट्रीटीज को नहीं, 252 शायद वो दो स्टेट्स अगर रिजोल्यूशन पास करके बोलेंगे कि बना दो भाई, तब वो बना देगा। 253 में वो ट्रीटी वाली बात है। 253 में किसी ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने, इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट पर कानून बना सकता है, तो 253 है। 250 में इंटरनेशनल इमरजेंसी, मेरा मेरा मतलब है नेशनल इमरजेंसी में जो है पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में कानून बना सकता है, और ये 249 तो है ही। तो ये सब रिवाइज करते जाइए। तो आर्टिकल 312 में जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, उसको ऑथर पार्लियामेंट को ऑथराइज करेगा एक नई ऑल इंडिया सर्विस बनाने के, सिर्फ ऑथराइज करेगा, ये नहीं कि ऑल इंडिया सर्विस बना ही देगा, बस ऑथराइज करेगा। याद याद रखिएगा। आर्टिकल 352, 356 एंड 360, if a proclamation is issued by the president for imposing a national emergency at a time when the Lok Sabha has been dissolved, that takes the इवन इट इज, हाँ मतलब अगर लोकसभा सेशन में नहीं है, तो वो जो है कि राज्यसभा ही केवल अप्रूव कर सकता है, और बाद में जब वो लोकसभा बन के आएगा तो वो जो है कि विद इन 30 डेज उसको करना पड़ता है। इमरजेंसी वाले वीडियोस एक बार देख लीजिएगा, 30 डेज है या 1 मंथ है, वो कभी कभी एक एक कंफ्यूजन का पॉइंट होता है। तो जब लोकसभा सेशन में नहीं है तो अप्रूव करने का काम सिर्फ राज्यसभा कर सकता है, तो ये भी एक स्पेशल पावर है। बाकी बीच में बजट वाला भी एक है, लक्ष्मीकांत में बजट, तो बजट हम लोग एक अलग वीडियो में करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। बजट 10-15 मिनट में मैं पूरा बजट समझा दूंगा एक दूसरे वीडियो में। तो अभी के लिए बाकी जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स है उसको देख लीजिए आप बस सिर्फ। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस क्या होते हैं, राइट्स एंड इम्यूनिटीज एंजॉयड बाय द एमपीज। जो एमपीज होते हैं उनको कुछ राइट्स दिए जाते हैं, कुछ इम्यूनिटी दी जाती है, ताकि जो वो फंक्शन कर रहे हैं, जो उनका काम है, वो बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के वो अपना काम अच्छे से परफॉर्म कर, वो किसी फियर में, किसी एप्रिहेंशन में, किसी डर में वो ना जिए। वो मतलब खुल के अपना अपनी बात रखें, खुल के मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बातें रखें, या फिर अगर राज्यसभा मेंबर्स हैं तो अपने स्टेट के इंटरेस्ट को ध्यान में रखें। तो वो कुछ एक प्रिविलेजेस दिए जाते हैं पार्लियामेंट को। तो ये याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है वो अटॉर्नी जनरल के पास भी होते हैं, अटॉर्नी जनरल के पास भी होते हैं। हालांकि वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है, पार्लियामेंट का मेंबर अटॉर्नी जनरल नहीं होता है, लेकिन प्रिविलेजेस उसके पास होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और प्रेसिडेंट जो होता है वो पार्लियामेंट का मेंबर होता है, लेकिन उसके पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं होते हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं होते हैं। बाकी उसकी अलग इम्यूनिटी, उसका अलग हिसाब है, उसके लिए अलग व्यवस्था की हुई है। लेकिन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की जहां तक बात है, जो आर्टिकल 105 में लिखी हुई है, 105 ये भी याद रखिएगा, 105, वो जो है कि प्रेसिडेंट को एक्सटेंड नहीं होती है, लेकिन अटॉर्नी जनरल को एक्सटेंड होती हैं। तो अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन उसको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलेंगे। और ये एक बात ये भी याद रखिएगा कि अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है।
एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, याद रखिएगा। अब ये सब चीजें याद कैसे रखनी है? सिंपल आर्टिकल यार, आर्टिकल का रेंज बस याद रखिए। 52 से लेके 78 तक आपका जो है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव है। तो इसके अंदर जितने भी आर्टिकल्स आएंगे सब जो है कि आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव हो जाएगा। उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, उसमें आपका वाइस प्रेसिडेंट हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, कैबिनेट हो गया। अब देखिए मैंने कैबिनेट बोल दिया, तो आपका आपका दिमाग झन्ना जाना चाहिए, नहीं भाई कैबिनेट नहीं है यहाँ। कैबिनेट जो है आर्टिकल 352 में है, सिर्फ एक जगह लिखा हुआ है कैबिनेट। तो हर, तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा सा स्पेसिफिक चीजें ध्यान दिया करिए। कैबिनेट बोल देगा कि कैबिनेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, तो गलत है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। खैर विषयांतर हो जाएगा थोड़ा, वापस टॉपिक पर आते हैं। तो ये जो है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है कि वो एमपीज को होती हैं, अटॉर्नी जनरल के पास होती हैं, प्रेसिडेंट के पास नहीं होती हैं। इसका सोर्स क्या है? तो देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज, या विच ऑफ द फॉलोइंग, जहां से पार्लियामेंट अपनी प्रोसीडिंग करती है, और उसमें 4 5 6 7 ऑप्शन दे देगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ होंगे ही चीजें, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस में भी कुछ चीजें होंगी, पार्लियामेंट के कुछ लॉज भी होंगे, रूल्स भी होंगे, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी होगा, सब हो जाएगा। ऐसे जो भी क्वेश्चन आए कि ये पावर कहाँ कहाँ से आता है, तो वो हर जगह से आएगा, तो वो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा उसका। हालांकि मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस रख के आप दे देगा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ कनाडा, तो वो नहीं हो पाएगा। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन कोर्ट्स ही होगा आंसर। तो कॉमन सेंस को घर पे छोड़ के नहीं जाना है, थोड़ा सा ध्यान देना है ये सब चीजें। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 105 में लिखा हुआ है, मेंबर ऑफ द, हाँ ठीक है, को टर्मिनस विथ मेंबरशिप, मतलब मेंबरशिप खत्म तो प्रिविलेज खत्म, मतलब यही है। तो आगे बढ़ते हैं, और ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शंस तो रहेंगी। फॉर एग्जांपल एमपीज आर एग्जेम्प्टेड टू यूज प्रिविलेजेस रिस्पॉन्सिबली एंड कैन नॉट एब्यूज देम फॉर पर्सनल गेन। बिल्कुल, एमएसएम शर्मा केस एक था, एमएसएम शर्मा केस, उसमें ये बात लिखी गई गई है। हाँ, 105, 122, 194 और 212, 105 और 105 में प्रिविलेजेस की बात की गई है। 122 में लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंटेरियंस का जो कंडक्ट है वो कोर्ट्स में डिस्कस नहीं हो सकता है। ये सेपरेशन ऑफ पावर वाली भी बात है एक। और सेम जो है कि कॉरेस्पॉन्डिंगली 105 का कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट का 194, 122 का कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट का 212, याद रखिएगा। और दो तरह के प्रिविलेजेस होते हैं, दो तरह के प्रिविलेज, इंडिविजुअल प्रिविलेज और कलेक्टिव प्रिविलेज। इंडिविजुअल प्रिविलेज नाम से ही क्लियर है, जो कि एक इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन को मिलते हैं। refers to rights and immunities enjoyed by the members of the Indian Parliament and state legislature to enable them to perform their duty without fear or interference। मतलब उन पर किसी चीज का फियर ना हो, किसी कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, कोई इंटरफेरेंस ना हो, तो उनको एक इंडिविजुअल मिनिस्टर को जो इम्यूनिटी दी जाती है वो हो गया आपका इंडिविजुअल प्रिविलेज। और कलेक्टिव प्रिविलेज वो जो कि हाउस एज अ होल को दिया जाता है, हाउस एज अ होल। अब उसमें इट विल इंक्लूड सर्टेन मेंबर्स ऑल्सो, सर्टेन ऑफिसर्स ऑल्सो, तो वो कलेक्टिव एक तरह से प्रिविलेज हो गया जो हाउस एज अ होल को दिया जाता है। हालांकि कभी कभी इंटरचेंजेबली भी यूज किया जा सकता है, लेकिन जहां तक इंडिविजुअल और कलेक्टिव का सवाल है, तो आप जो है कि ये प्रोविजंस बस ध्यान दीजिएगा। इंडिविजुअल में मेंबर्स को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है 40 दिन पहले और 40 दिन बाद। मेंबर्स हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, बिल्कुल, एंड नो मेंबर इज लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट। ये सब एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। पॉलिटी वो जो होता है ना, लॉजिक, एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होता है, उसको थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना है, पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में खास तौर पे। क्योंकि अगर बोल दिया कि भाई मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, तो यस, ओनली इन लोकसभा। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट enjoy freedom of speech and no member is liable for any proceeding in the court, yes it is true। इंडिविजुअल पार्लियामेंट प्रिविलेज में एक और है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जूरी सर्विसेज व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन। तो ये तीनों हो गए आपके इंडिविजुअल privileges। collective privileges, right to publish its reports, debates and proceedings, exclude strangers। अब देखिए ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि एक पर्टिकुलर मेंबर को डील नहीं कर रही हैं। ये मतलब हाउस एज अ होल, मतलब अपने रिपोर्ट पब्लिश करना है, या फिर किसी को एक्सक्लूड करना है, या फिर रूल्स बनाने हैं अपने प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए, या फिर मेंबर को पनिश करना है, किसी किसी मेंबर्स को पनिश करना है, आउटसाइडर्स को पनिश करना है। जैसे कर्नाटक असेंबली में कुछ एक जर्नलिस्ट को पनिश किया गया था। कोर्ट्स प्रोहिबिटेड इंक्वायरिंग इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, मतलब जो कोर्ट्स को प्रोहिबिट किया जाता है पार्लियामेंटेरियंस के कंडक्ट को डिस्कस करने के लिए, वो हाउस एज अ होल
को ये प्रिविलेज दिया गया है। और नो पर्सन कैन बी डिटेन्ड विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो ये भी एक तरह का कलेक्टिव प्रिविलेज है कि नो पर्सन है ना, यहाँ इंडिविजुअल पर्सन, अब यहाँ आपको लग सकता है कि इंडिविजुअल है, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही बोलेगा, तभी किसी भी मेंबर पर आप जो है कि अरेस्ट कर सकते हैं उसको, ऐसे ही किसी को नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है कि कलेक्टिव प्रिविलेज, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सब जो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं, जैसे ये वाला जो लास्ट वाला है, ये कलेक्टिव है, ये इंडिविजुअल नहीं है, ये सब आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। दो और टर्म्स होते हैं, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। अब देखिए, हालांकि इंटरचेंजेबली इसको यूज हो किया जाता है, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा जो पार्लियामेंटेरियंस की जो लैंग्वेज होती है, या फिर जो एकेडमिक लैंग्वेज होती है, कभी कभी ज़रूरी भी होती है। तो क्वेश्चन बन के आ जाएगा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। तो उसमें जो लैंग्वेज लिखा हुआ है, सिर्फ आप उस लैंग्वेज को ट्रस्ट करना है। कभी कभी वो उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, when individual or authority disregards or attacks any privilege, rights or immunities either of a member individually or house in its collective capacity। प्रिविलेज का जब अगर ब्रीच होगा, वो प्रिविलेज किसका प्रिविलेज हो सकता है? वो प्रिविलेज किसी एक पर्टिकुलर पार्लियामेंटेरियन का हो सकता है, वो प्रिविलेज जो है कि हाउस एज अ होल का हो सकता है, यानी इंडिविजुअल प्रिविलेज को आपने ब्रीच किया या कलेक्टिव प्रिविलेज को आपने ब्रीच किया, तो ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के जुमरे में आएगा। तो वो जो है कि पनिशेबल होगा। कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस में, अब देखिए बस कुछ एक टर्म्स पर ध्यान दीजिए। एक्ट और ओमिशन विच ऑब्स्ट्रक्ट्स हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, आपने जो है कि हाउस के प्रोसीडिंग को आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, यहाँ प्रिविलेज की बहुत ज्यादा बात नहीं है। और इट्स ऑफिसर इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शन विच हैज अ टेंडेंसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू अगेंस्ट द डिग्निटी, अथॉरिटी, ऑनर। ये डिग्निटी, अथॉरिटी, ऑनर, ये कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, यानी एक तरह से आप हाउस का अपमान कर रहे हैं। हाउस की जो गरिमा है उसका आप अपमान कर रहे हैं, कि हाउस की जो प्रोसीडिंग्स है उसको आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो इसको याद करने का क्या तरीका है? आप बस वर्ड्स पर ध्यान दीजिए। जहां ऑब्स्ट्रक्ट आपको दिख गया, जहां डिग्निटी, ऑनर दिख गया, वो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस हो जाएगा। और जहां इंडिविजुअल या कलेक्टिव प्रिविलेज की बात हो गई, वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो जाएगा। तो ऐसे याद करना होता है ये। और एक छोटा सा एक और टॉपिक है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। अब सबको पता होता है इंडिया में जो है कि स्ट्रिक्ट, इंडिया में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी नहीं है। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी कहाँ प्रैक्टिस होती है? वो यूके में प्रैक्टिस होती है। मतलब पार्लियामेंट ने जो जो बना दिया वो सॉवरेन हो गया। पार्लियामेंट के ऊपर कोई कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पार्लियामेंट के ऊपर कोई बहुत जुडिशियल स्क्रूटिनी नहीं है उसकी। पार्लियामेंट ने जो बोल दिया वो कानून बन गया। लेकिन इंडिया में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी है। कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ सुप्रीम है, और कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर कहाँ से ड्रॉ करता है? वो पीपल से ड्रॉ करता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया नाम से शुरू है ना प्रीएम्बल, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अपना पावर जो है वो पीपल से ड्रॉ करता है। और जो यूके में क्या होता है कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। तो पार्लियामेंट्री, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीलिम्स में। तो द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव प्रेफर्ड अ प्रॉपर सिंथेसिस बिटवीन द ब्रिटिश principle of parliamentary sovereignty and American principle of judicial supremacy. Indian parliament is not a sovereign body in the sense that in which British parliament is a sovereign body। यानी इंडियन पार्लियामेंट अगर कोई ऐसा कानून बनाएगा जो कि इनकंसिस्टेंट होगा टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या टू द रूल ऑफ लॉ, या टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। और बहुत बार इसे किया भी गया है। एनजेएसी का मैंने एग्जांपल दिया था पिछले वीडियो में, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया था। तो पार्लियामेंट यहाँ सुप्रीम नहीं है। तो ये हो गया आपका पूरा पार्लियामेंट चैप्टर का बहुत ही रैपिड रिवीजन। सिर्फ आप इतना करके जाइए। एक एक बार आपको रीडिंग कर लेनी है पूरे पार्लियामेंट चैप्टर की जो लक्ष्मीकांत में है। उसके बाद इसको आप एक रैपिड रिवीजन की तरह आप इसको कर सकते हैं। इसमें मैंने सारी चीजें कवर की हुई हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बजट वाला वीडियो अगले मैं ला दूंगा, 10-15 मिनट का वो वीडियो होगा, वहां से वो कवर हो जाएगा। या फिर इकोनॉमी जब हम करेंगे तो वहां भी कवर कर सकते हैं, लगभग सेम ही है, लगभग पूरा ही सेम है। तो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। आप इसको फॉलो करिए और वीडियोस देखिए यार। मतलब ये ऐसा कंटेंट आपको, मतलब इतने कम समय में और इतना रिफाइन करके, मैं इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा थोड़ा सा अच्छे से इसको। अभी तो जैसे मैंने सिर्फ समझाने के लिए बहुत अच्छे से डिज़ाइन, इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया था, लेकिन आपको जो मैं पीडीएफ दूंगा उसमें रीडेबल थोड़ा अच्छा होगा। तो आप उसको पीडीएफ को रेफर कर सकते हैं, ये वीडियोस रेफर करिए और प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए और प्रीलिम्स निकालिए। थैंक यू सो मच।